हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। और हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इस सीरीज में आपको 2011 से लेकर के 2026 तक के टोटली कंप्लीट प्रीवियस पेपर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक ट्रिक, हर एक वर्ड का मीनिंग बता करके चलेंगे। मतलब इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाला है, अगर आपने एक क्लास भी देख ली तो दूसरी देखने के लिए अपने आप पूछोगे कि कब आएगी। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार क्लास होती है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो भी साथ में जुड़ रहे हैं और जो पुराने हैं वो तो देख ही रहे हैं। तो आप लोग लाइक कर दो फटाफट से और शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसकी नई प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग कह रहे थे कि प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने 2026 के नाम से नई प्लेलिस्ट बनाई है। थंबनेल भी नए प्रकार के कर दिए हैं, पुराने वाले अलग होते थे, इस बार के अलग हैं, तो पहचानने में आसानी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। जो अभी आगे होती रहेंगी क्लास, उनकी अलग प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी, तो वहाँ से आपको ईजी रहेगा। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट देखनी तो आपको आती ही होगी, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। शुरू करते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आने वाली सारी क्लासेस आपको मिल पाएंगी, है ना। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और क्लास मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार लाइक कर दो भाई जल्दी से, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी दिया करो, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप भी थोड़ा किया करो। तो क्लास में आती एक लाइक आपकी तरफ से मिल जाना चाहिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न है, जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है तो इसे क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन, दूसरा ऑप्शन है भाषा की अमूर्तता, तीसरा ऑप्शन है भाषा वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखना। तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले आप बताएंगे, जो भी आपको सही लगता है आंसर वो आप बताएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ में सही आंसर बताऊंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। देखिए, तो इसने बोला जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो इसको क्या माना जाता है। तो दो तरह की हमारी लर्निंग होती है, यानी भाषा जो है दो तरह से हम प्राप्त करते हैं। नंबर एक होता है भाषा अर्जन और नंबर दो होता है भाषा सीखना। और भाषा सीखने को हम भाषा अधिगम भी कहते हैं, ये बात तो आपको पता है ना। तो भाषा अर्जन में हमेशा ही प्रथम भाषा, यानी कि आपकी मातृभाषा आती है ना। प्रथम भाषा जिसे हम कहते हैं मातृभाषा, जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ जो लोकल भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहेंगे। तो ये तो भाषा अर्जन में प्रथम भाषा हो जाती है। जब भाषा अधिगम की बात आएगी तो हमेशा सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा को छोड़ करके उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आप सीखेंगे उन सबका अधिगम होगा, अर्जन नहीं हो सकता। इसलिए आंसर जो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसने आपसे पूछा है द्वितीय तृतीय भाषा। दूसरी बात, अब जो बचा उसका क्या मतलब है। भाषा की अमूर्तता, अमूर्तता सीखने से या सिखाने से रिलेटेड नहीं है। अमूर्तता का मतलब है कि जो शब्द होते हैं वो वास्तविक नहीं होते। जैसे मैंने अपने मुंह से कोई शब्द बोला तो वो दिख थोड़ी रहा है सामने। मूर्त चीज वो होती है जो सामने दिख जाए, या जैसे बोतल रखी है तो ये बोतल आपकी क्या है, मूर्त चीज है, कंक्रीट है। लेकिन बोले गए शब्द अमूर्त होता है, तो भाषा अमूर्त होती है। तो भाषा को सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस शब्द के साथ में वो वस्तु भी दिखानी पड़ती है बच्चे को, या उस वस्तु का चित्र दिखाना पड़ता है, ये होती है अमूर्तता। तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो रहा है। भाषा वृद्धि का मतलब होता है कि जब बच्चा, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है या जैसे जैसे बच्चे की एजुकेशन बढ़ती जाती है, उसकी भाषा में वृद्धि होती जाती है, यानी वो नई शब्दावली सीखता जाता है, उसमें सुधार होता है, उच्चारण सही होते हैं, फ्लुएंसी बढ़ती है, परफेक्शन बढ़ता चला जाता है, उसको वृद्धि कहेंगे। ठीक है, यहाँ बात हो गई आपकी फोर्थ ऑप्शन राइट। क्लियर है, बात सबको समझ में आ गई है जी। चलो जी, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियां, तीसरा ऑप्शन है रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, और फोर्थ है संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर। हम्म। रेनू जी बोल रही है, आज सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आज कोई मोटिवेशनल शायरी सुना दीजिए आप।
अभी तो क्लास शुरू ही हो रही है, अभी आपको मोटिवेशनल शायरी चाहिए। चलिए सुना देते हैं, कोई बात नहीं। क्या सुनाऊँ, सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी। एक तो आप अचानक से बोल देते हो, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं। तो एक शायरी है, मोबाइल में देख के पढ़ दूँ? मुझे याद नहीं आ रही ऐसे, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। मुझे वैसे है मेरी ही, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो मैं आपको मोबाइल में देख के बता देता हूँ, रुको। कौन कौन चाह रहा है शायरी सुनना? चलो बताओ जरा, कमेंट में यस लिख दो एक बार। तो शायरी आपकी ये है, मोटिवेशनल शायरी नहीं है ये, सिंपल सी एक बात है। तो किताबों में आज जो अपना वक्त लगा रहा है, वही कल अपने सपनों का महल बना रहा है। किताबों में आज जो अपना वक्त लगा रहा है, वही कल अपने सपनों का महल बना रहा है। आज भले ही उसे दुनिया कमज़ोर समझे, लेकिन वो अपनी तकदीर खुद लिखता जा रहा है। तो ये एक छोटी सी लाइन थी, बाकी आगे याद आएगी तो सुना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होता है। कहानी एक्चुअल में क्यों सुनाते हैं बच्चे को, ये मेन कॉन्सेप्ट है कि कहानी अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपका उद्देश्य क्या है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन अब बात यहाँ आती है कि इन चारों ऑप्शन अगर सही लग रहे हैं तो सबसे परफेक्ट वाले को कैसे पहचानेंगे हम, है ना। तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात किस ऑप्शन में कही जा रही है। तो अगर देखें नैतिकता के लिए कहानियां सुनाना, तो क्या केवल नैतिक चीजें सिखाने के लिए बच्चे को कहानी सुनाना उपयुक्त है, या कहानी सुनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि नैतिक विकास करना? नहीं, उसके अलावा बच्चे की शब्दावली भी बढ़ा रहे हैं आप, बच्चे की कल्पना शक्ति भी बढ़ा रहे हैं आप, है ना। बच्चा कहानी के माध्यम से जो है नए विचार भी उत्पन्न कर रहा है, क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। तो केवल नैतिकता के लिए नहीं पढ़ाएंगे, कुछ संरचनाएं समझाने के लिए। अब देखो संरचनाएं जो होती है ना, ये व्याकरण का हिस्सा है। तो कहानियों का प्रयोग संरचना समझाने के लिए नहीं होता, है ना। और अगर होगा भी तो ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं रहा, ये सेकेंडरी हो सकता है। रणनीति के रूप में, यानी कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप इसलिए कहानी सुना रहे हैं, नहीं, आप सुनाएंगे संकल्पना के रूप में। अब संकल्पना का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट, यानी कहानी का एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस अर्थ, कॉन्सेप्ट को अर्थ भी कह सकते हैं, उस अर्थ के या उस टॉपिक के चारों तरफ ही आपके शब्द घूमते हैं। आप अपने पूरे शब्दावली के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट के रूप में आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे को मज़ा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगी बात, उससे सीख भी लेगा बच्चा, है ना। तो इसलिए हम संकल्पना के रूप में अगर कहानी पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। चलिए जी। हाँ, अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 4 की अध्यापिका को में के अंदर साथ के लिए, इस तरह के वर्ड आते हैं ना सेंटेंस के बीच बीच में, के साथ, के लिए, तो इन शब्दों को सिखा रही है। तो ऐसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है, उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि येलो में येलो मिक्स हो रहा है। स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया, बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। तो ये रणनीति क्या कहलाती है, मतलब उसने जो ये पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट किस रणनीति के द्वारा पढ़ाया है? व्याकरण शिक्षण है ये, या फिर घोषणात्मक ज्ञान है, या सचेतनता बढ़ाना है, या खेल द्वारा व्याकरण हुआ है? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सही लगता है, बेस्ट लगता है, वो कमेंट में लिख दो जल्दी से, फटाफट। और अभी तक सब लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक कर दो ज़रा जल्दी से फटाफट, अपने कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। चलो जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ज़्यादातर लोगों का आ रहा है सी ऑप्शन। और कुछ लोगों का बी ऑप्शन है, एक दो का डी आया है, ज़्यादातर डी नहीं है, सी और ए ज़्यादा आ रहा है। चलो देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक्टिविटी हुई है, कैसे? पहले टीचर ने को, में, के अंदर इस तरह के शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य प्रस्तुत किए हैं, यानी बच्चे के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहले टीचर ने उनको रट्टा नहीं लगवाया, उदाहरण प्रस्तुत किए, और फिर कहा कि शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं, और अध्यापक ने उनको बताया कि ये स्थानवाचक शब्द होते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे से काम करवाया है अब उसने
कि यहाँ बाद में उन्होंने बच्चों को वाक्य दिए और बच्चों से कहा कि इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, यहाँ बच्चे भी एक्टिव हो गए। तो ये व्याकरण शिक्षण तो नहीं है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण का मतलब पता क्या होता है, सीधे नियम बताना। बच्चे को नियम बता दो और नियम बताने के बाद जो है बच्चा उनको याद करेगा और याद करने के बाद उनका उपयोग करेगा, ऐसे ही होता है ना, इसको कहते हैं। तो व्याकरण शिक्षण नहीं है। घोषणात्मक ज्ञान में क्या होता है, सीधे सीधे बोलकर बता देना या लिखा देना, यानी कि इसको हम एक तरह से कह सकते हैं व्याख्यात्मक मेथड जो होता है ना, जिसमें सीधे आप व्याख्या बता देते हैं कि इसका मतलब ये है, रट लो इसको। तो घोषणात्मक ज्ञान जो है वो फैक्चुअल होता है, यानी जो सत्य बातें हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, लिख लो भाई इसको, याद कर लो। तो ये फैक्ट वाली चीज़ों के लिए बना है। एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब घोषणात्मक ज्ञान नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। खेल इसमें हो नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक भी कोई खेल वाली एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसमें आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन, सचेतनता बढ़ाना। अब सचेतनता बढ़ाना का क्या मतलब हुआ, सचेतन कहते हैं कॉन्सियसनेस को, यानी जागरूक होकर सीखना। सचेतन, चेतन, चेतन का मतलब होता है कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस मतलब जागरूक होकर, यानी अपने दिमाग को पूरा अटेंशन के साथ इस्तेमाल करना। तो जब बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है, बच्चे से काम करवाया जा रहा है, टीचर पहले उदाहरण दे रही है, फिर उसके बाद में जो है बच्चों से ही करवा रही है, तो यहाँ जाहिर है अटेंशन के साथ में पूरा चेतन मन से पढ़ाई हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लियर, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। दूसरा है, सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राज्य भाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राज्य भाषा तथा हिंदी सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में। बताओ क्या मतलब है या कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी जल्दी जल्दी लिखो आंसर। नमस्ते गुरुजी, मैं कुछ दिनों से आपका क्लास कर रहा हूँ, फिर आपसे लगाव हो गया है। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू वेरी मच। इल्म की रोशनी में जो हर राह सजाते हैं, मुश्किल मुश्किल सबक भी आसान बनाते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपका साथ मिला शादाब सर, आप ही हो हमारे सपनों को उड़ान दिलाते हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच पूजा जी। पूजा जी ने ये शेर लिखा है, वाह। अब देखिए इसने क्या पूछा आपसे, इसने बोला विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में, यानी बहुभाषिकता को आपने एक योजना बना लिया। अब बहुभाषिकता का क्या मतलब है, एक से ज़्यादा भाषाएं पढ़ाना, है ना, एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करना। तो इसको हम एक योजना के रूप में कैसे सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखानी तो एक से ज़्यादा भाषाएं हैं हमें, लेकिन कैसे सिखाएंगे वो देखना है, तरीका क्या होगा। तो अगर मैं इन प्रश्नों को ना भी पढ़ूँ ना ऑप्शंस को, तो मुझे एक बात बेसिक पता है जो कि आपको भी पता होनी चाहिए, कि जब भी बहुभाषिकता की बात आती है तो शुरुआत मातृभाषा से होती है। क्या कह रहे हैं, शुरुआत जो होगी वो मातृभाषा से होगी। ये बात कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होना चाहिए, चाहे ऑप्शन हो सामने या ना हो, बस। यानी जब पढ़ाई स्टार्ट हो रही है प्राथमिक लेवल पे, कक्षा 1 में बच्चा गया है, तो मीडियम जो होगा वो मातृभाषा होगी। ये बात याद रखेंगे। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा यानी कि घर की भाषा में आरंभ करते हैं और जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और भाषाएं जोड़ते जाते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो, शुरुआत मातृभाषा से करेंगे, फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में, चाहे आप उर्दू सीख रहे हैं, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, चाहे मराठी, कोई भी भाषा सीख रहे हैं आप, पहले मातृभाषा का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राज्य भाषा में सीखेंगे, नहीं, क्योंकि राज्य में कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, तो राज्य भाषा में सिखाना गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो उस एरिया की मातृभाषा है, उस जिले की जो भाषा है, उसी में पढ़ाओ बच्चे को। सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राज्य भाषा तथा हिंदी सीखते हैं, गलत। आधारभूत स्तर से अंग्रेजी नहीं सीखी जाती, ना ही राज्य भाषा और ना ही हिंदी। हिंदी को हम अपनी लैंग्वेज ही, हमें तो हम मतलब नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्य हैं जहां हमें लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन सब जगह तो नहीं है ना, हम तो पूरे हिंदुस्तान को लेके चल रहे हैं। तो हिंदी को हम मातृभाषा अपने लिए यहाँ
उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के लिए मान सकते हैं, पर पूरे भारत के लिए थोड़ी मानेंगे। पूरे भारत में तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मातृभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर जो हो गया आपका पहला ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या नियम पुस्तिका? बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। लिखो अपना अपना आंसर। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम की बैंड बज चुकी है अब नहीं कर सकते आप ज्वाइन, टेलीग्राम बंद हो गया। अब व्हाट्सअप चैनल चल रहा है हमारा, व्हाट्सअप चैनल पे ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वही ज्वाइन करो आप। मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है आपका कमेंट में। कमेंट में आप देखेंगे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे व्हाट्सअप चैनल खुल जाएगा, इससे टीचर अकेडमी के नाम से ही है, उसको फॉलो कर लो जी। और लाइक करो जल्दी जल्दी, अभी तक 400 लाइक भी पूरे नहीं हुए। चलो कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो जल्दी, 400 होने वाले हैं लाइक हमारे, जल्दी से पूरे करो, कौन करेगा। अब चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में एक नियमों का समूह मौजूद है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। अब इसकी पूरी कहानी समझते हैं। चॉम्स्की ने एक लाइन बोली सिंपल सी, जब शुरुआत हुई। क्या बोली लाइन बताओ, आपको पता है सबको, कमेंट में लिख दो। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ना? यही लाइन बोली थी इन्होंने। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, मैं इसको पूरा ही लिख दूंगा, कभी आप गलत समझ लो इसको। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अब जन्मजात है तो उसके बाद बच्चे में जन्मजात क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपके दिमाग में एक हिस्सा है छोटा सा, आपके ब्रेन में, दिमाग में एक छोटा हिस्सा है जिसको उन्होंने कहा LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा भाषा ग्रहण उपकरण कह सकते हैं इसे। तो इससे क्या होता है, ये दिमाग का एक हिस्सा है जिसके अंदर आप अपनी मातृभाषा को स्टोर करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो चारों तरफ से माता पिता को बोलते हुए सुनता है, भाई बहन को बात करते हुए सुनता है, फिर रिश्तेदारों को बात करते सुनता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा तो चारों तरफ के लोग, पड़ोसी लोग जो होंगे वो बात कर रहे हैं, उनकी शब्दावली सुन रहा है। तो वो शब्दावली कहाँ जमा करेगा? वो दिमाग में। और कौन सी शब्दावली होगी? मातृभाषा की शब्दावली होगी, प्राथमिक लैंग्वेज वही है ना। तो जब वो सारी की सारी ग्रामर जो उसके चारों तरफ इस्तेमाल हो रही है, स्कूल वाली नहीं, मातृभाषा वाली व्याकरण जो है, वो जब उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाएगी, तो उसके दिमाग में जो इकट्ठी हुई है जो मातृभाषा वाली व्याकरण, इसी व्याकरण को सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये केवल मातृभाषा के लिए इस्तेमाल होती है, याद रखना। ये स्कूल में नहीं होती, ये मातृभाषा वाली है सार्वभौमिक व्याकरण। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बोलो जल्दी से, कमेंट में बताओ, यस लिख दिया करो अगर समझ में आ गई बात। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, दूसरा ऑप्शन है विरासत में मिलती है, तीसरा है अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, और फोर्थ है स्वाभाविक यानी कि जन्मजात होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे आंसर। बहुत अच्छे, चलो सबका यस आया है, इसका मतलब सबको समझ में आ गई है बात। अब देखिए इसने बोला, देखो ये प्रश्न तो वैसे आसान हो गया आपके लिए क्योंकि इसने बोल दिया सामाजिक संकल्पना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा जो है वो समाज द्वारा बन रही है। सामाजिक संकल्पना का मतलब ये है कि भाषा को समाज ने बनाया है, और जो कि सत्य बात है, भाषा को समाज नहीं बनाया है। पैदा होने के साथ थोड़ी कोई भाषा सीखता है, समाज से सीखता है भाषा। अगर यहाँ दिल्ली में कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको जन्म के समय ही अमेरिका में ले जाके बसा दिया, तो वो बच्चा कभी भी हिंदी नहीं सीखेगा, वो इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि समाज से सीखी जाती है, भाषा जन्मजात नहीं होती। सीखने की क्षमता जन्मजात है, सॉफ्टवेयर है अंदर, अभी नॉलेज नहीं गई है। तो उस सॉफ्टवेयर में चाहे हिंदी डाल दो, चाहे इंग्लिश डाल दो, चाहे हरियाणवी डाल दो, चाहे मराठी डाल दो, जो डालोगे वही सॉफ्टवेयर में वही भाषा चली जाएगी। तो बच्चा जब पैदा हुआ है तो खाली सॉफ्टवेयर लेके पैदा हुआ है, समाज से भाषा सीख रहा है ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा अर्जित की जाती है, विरासत में नहीं मिलती कि आपके माता पिता से आपको आनुवांशिक रूप से भाषा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जब आप माता पिता के साथ रहेंगे तब भाषा सीखेंगे, समाज का हिस्सा बन गया अब,
अब वातावरण का हिस्सा बन गया, अब आनुवांशिक नहीं रहा वो, है ना। आनुवांशिक होती ना अगर, तो बच्चा जिस माता पिता से पैदा हुआ है उसको चाहे लंदन ले जाओ, चाहे उसको चाइना ले जाओ, वो सीखता वही भाषा जो जो उसकी पिता की भाषा थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी भाषा चेंज हो जाती है। इसका मतलब समाज से सीखता है बच्चा भाषा, स्वाभाविक नहीं होती भाषा। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना अभी, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने कहा कि जन्मजात क्षमता होती है, अब हम कह रहे हैं कि गलत बात है। तो दोनों में क्या अंतर है? हमने बोला था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, भाषा जन्मजात नहीं है ना। भाषा जन्मजात नहीं है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है। यानी सॉफ्टवेयर है बच्चे के अंदर, नॉलेज नहीं है, नॉलेज बाद में आएगी। समझ में आई बात? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है खाली बर्तन, तीसरा है प्रयास तथा त्रुटि, और फोर्थ है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में लिखो। जी, मिस्टेक से गलती भी होता है, हाँ होता है। आज किताबों से दोस्ती कर लो, कल सफलता तुम्हारी साथी होगी। आजकल शायरी बड़ी लिख रहे हैं लोग, हैं। बहुत अच्छे। चलो फिर एक शायरी मैं भी सुना देता हूँ, जब आपने बात करी दी है, सुनो। जब सपने बड़े हों तो नींद कम करनी पड़ती है, मंजिल पाने को खुद से जंग लड़नी पड़ती है, सिर्फ सोचने से नहीं बदलती तकदीर किसी की, किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसी लगी बताओ? अब हम आते हैं यहाँ, इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? व्यवहारवादी सिद्धांत जो होते हैं, ये आप सबने पढ़े होंगे, सीखने के जो सिद्धांत है ना, लर्निंग के जो सिद्धांत है, वो सारे के सारे ज़्यादातर व्यवहारवादी हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, बिल्ली वाला। जैसे कि पेवलव का सिद्धांत है ना। जैसे कि स्किनर का सिद्धांत है। तो ये वाले सिद्धांत क्या है? ये व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं। देखो, तो इनमें अगर हम बात करें सक्रिय अनुकूलन, अनुकूलन बात आ जाती है, इनकी है, तीनों में ही आता है अनुकूलन, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। खाली बर्तन कहते हैं, हाँ ये लोग कहते हैं, जो व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं, ये कहते हैं बच्चा जो है वो खाली प्लेट है, खाली स्लेट की तरह पैदा हुआ है, उसे कुछ नहीं आता, हम जो है जैसा चाहे बना देंगे। तो ये भी इनकी बात हो गई। प्रयास और त्रुटि तो है ही बिल्ली वाला सिद्धांत, ये आपको याद होगा, है ना, बीएड में पढ़ा होगा। तो ये भी नहीं हुआ। सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है, ये है वाइगोत्स्की का, और वाइगोत्स्की जो है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, ना कि व्यवहारवादी। तो ये वाला आंसर जो है फोर्थ वाला, ये आपका व्यवहारवादी नहीं रहा। इसने ये पूछा था व्यवहारवादी कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आई बात? कमेंट में बोल दो जल्दी से अगर समझ में आ गई है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा, पहला ऑप्शन है व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, तीसरा है समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, और फोर्थ है बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में जल्दी लिखो आंसर। वेरी नाइस। और देखो हमारे 500 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, 2-3 लाइक बच रहे हैं। बताओ कौन करेगा 500 लाइक कंप्लीट? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो, जिसने नहीं किया। नए बच्चे भी लाइक कर दो जल्दी से, पुराने वाले तो करते ही हैं, नए वाले भी कर दो। ऐसे ही डेली अगर आप क्लास करते रहे ना, तो आपका 15 दिन में ही लेवल बहुत अप हो जाएगा, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना मज़ा आएगा 15 दिन में ही। देखना आप, ऐसा लगेगा आपको कि हाँ आपको बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अब आसान हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, हम केवल रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम सारी चीज़ों को, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, है ना। ऐसी क्लासेस आपको बड़ी अच्छी किस्मत से मिलती हैं। देखो इन्होंने बोला भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बताता है। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना कि भाषा विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वहाँ दिमाग में क्या बात आ जाती है, सीधे जैसे ही संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात आती है तो दिमाग में आता है आपके जीन प्याजे। यही आता है आपके दिमाग में, यस और नो, है ना। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो जीन प्याजे का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है,
बौद्धिक विकास का दिमाग वाला सिद्धांत है, ना कि वो भाषा का है। बल्कि जीन प्याजे तो भाषा को बात ही नहीं करते, ये तो भाषा को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, भाषा महत्वपूर्ण है ही नहीं इनके हिसाब से। जो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो आदमी है वाइगोत्स्की। ठीक है। और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ना, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसी को ही संज्ञानात्मक सिद्धांत भी हम कह देते हैं कई बार। ठीक है। अब वाइगोत्स्की हमें पता चल गया, अब आंसर आसान हो जाएगा। वाइगोत्स्की के हिसाब से कौन सा आंसर राइट होगा, तीसरा आंसर राइट होगा, क्योंकि समाज में अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखी जा रही है, और ये बात आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की तो ये कहते हैं कि भाषा क्या, सारे के सारे विकास समाज में होते हैं, समाज के बिना कोई विकास संभव नहीं है ना। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्वाभाविक जन्मजात क्षमता कौन कहेगा, ये कहेंगे आपके चॉम्स्की। क्लियर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार और दंड दो। पुरस्कार और दंड हमेशा ही निगेटिव रहेगा पूरे सीटेट में, अभी से याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा गलत बात होती है, हमें चाहिए आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना। लालच नहीं बढ़ाना बच्चे का। बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर होती है, ये बात सत्य है, लेकिन किसके हिसाब से, प्याजे के हिसाब से। ये बात प्याजे के हिसाब से ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे प्याजे का नहीं है, बात कॉन्सेप्ट जो है वो वाइगोत्स्की का चल रहा है। आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? बोलो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताओ। हम्म। गारंटी बैच में क्लास कब होगी? हुई थी आज क्लास तो गारंटी बैच में। आगे बढ़ें, चलो जी। अगला प्रश्न कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है इस बात की समझ कि मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। दूसरा ऑप्शन है आरंभिक स्वनिम जागरूकता। तीसरा है आधारभूत वर्णों का ज्ञान। और फोर्थ ऑप्शन है टिप्पणी लिखना। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। सर जी प्लीज़ आप मैथ पेडागोजी बैच में पढ़ाइए। ठीक है, मैथ पेडागोजी मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसने बोला प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित कौन सा नहीं है, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए प्रारंभिक साक्षरता होती क्या है। साक्षरता का मतलब है पढ़ाई लिखाई, है ना। पढ़ा लिखा आदमी साक्षर होता है। अब पढ़ाई लिखाई प्रारंभ जब होती है ना, यानी कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई, ये आम भाषा में हमारी बात हो गई, है ना। शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है उसको प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। अब शुरुआती पढ़ाई लिखाई में क्या आएगा? अगर हम पढ़ाई की बात करें तो क्या आएगा? अक्षर पहचानना, है ना, या ABCD सीखना, या छोटी बड़ी सीखना, यही तो आएगा प्रारंभिक साक्षरता में। शुरुआत कर रहे हो आप। लिखने में क्या आएगा भाई? लिखने में सबसे पहले स्क्रबलिंग आएगा, स्क्रबलिंग, है ना, यानी कि ऐसे ऐसे लाइनें बनाना। फिर उसके बाद में सीधी लाइन बनाना सीखेगा बच्चा। फिर उसके बाद में बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा अक्षर बनाना सीखेगा। यही तो आएगा स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआती दौर में, कक्षा 1-2 में जब बच्चा होगा। तो इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। तो ये पढ़ाई का शुरुआती दौर है, यानी बच्चे को पढ़ना नहीं आता, पर बच्चे को ये पता है कि इस किताब में कुछ तो लिखा है, इस पेपर पे जो भी लिखा है इसका कुछ तो मीनिंग है, मुझे नहीं आता। तो ये समझ बच्चे में आएगी, तभी तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। तो ये तो हो गया, ठीक है, प्रारंभिक साक्षरता में ही आ गया है। आरंभिक स्वनिम जागरूकता, स्वनिम क्या है? स्वनिम कहते हैं अक्षरों की ध्वनि को, अक्षरों की जो आवाज निकलती है ना, मा प सा ता, ये स्वनिम कहलाता है। तो ये भी आरंभ में आ गया। आधारभूत वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं? अक्षरों को। तो अक्षर सीखेगा बच्चा, ये भी शुरुआत में आ गया। टिप्पणी लिखना, ये बड़ा काम हो गया थोड़ा सा। टिप्पणी मतलब पैराग्राफ लिखना, और पैराग्राफ भी कॉपी नहीं करना, अपने दिमाग से लिखना है।
कि कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में अपना थॉट बताओ, क्या समझते हो। तो ये तो बड़ी क्लास की बात होगी ना, कक्षा 7-8 में जाके बच्चा टिप्पणी करना सीखता है धीरे धीरे। तो ये आरंभिक में नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि इसने यही पूछा है कि कौन सा प्रारंभिक में नहीं आएगा। चलो जी, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। ए है आपका कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है, और बी है बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इनमें से जो सही है उसके हिसाब से उत्तर देना है आपको। चलो बताओ, चलो जल्दी जल्दी लिखो। सर इस बार संस्कृत की क्लास होगी? हाँ होगी। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो सर? बढ़िया भाई, आप बताओ। सर जी गारंटी बैच में पढ़कर मैंने दोनों पेपर क्लियर हो गए हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पेपर का ही बैच लिया था, और पेपर क्लियर दोनों हो गए आपके। वाह बहुत अच्छा, मतलब पैडागोजी आपकी बहुत परफेक्ट हो गई होगी। वेरी नाइस। सरताज शेख कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों पेपर क्लियर किए हैं, वेरी नाइस। गारंटी बैच का तो कमाल है वैसे। बैच में सीडीपी क्लास कब से होगा? आप सीटेट की पूछ रहे हो या यूपी टेट की, ये बताओ। शादाब सर इज़ ग्रेट टीचर, गारंटी बैच लिया था फरवरी 2026, एग्ज़ाम में 125 नंबर आए हैं। क्या नाम है आपका? शुजा, शुजाउल हक, वेरी नाइस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। 125 नंबर आए तो आपको इनाम मिला होगा पक्का तगड़ा वाला। आए थे सेमिनार में आप? सेमिनार में आए होंगे तो ही इनाम मिलता है, वरना घर पे तो हम नहीं पहुंचाते। 125 वालों को मोबाइल फ़ोन मिले थे शायद। देखो इन्होंने बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पठन कौशल विकसित करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे आपने इन दोनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन आपने दिया है। बी ऑप्शन पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कुछ कुछ सी पे गए हैं। बी ऑप्शन पे ज़्यादा लोग गए हैं, कुछ कुछ सी पे गए हैं, है ना। चलो अब देखते हैं किसका सही गया। देखो, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल को विकसित करेगा, सही बात। पठन कोने का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी क्लास में एक जगह बना रखी है जहाँ आपने किताबें रखी होंगी, पोस्टर्स रखे होंगे, कहानियों के चित्र रखे होंगे, जिसको देख करके बच्चा पढ़ना सीख सकता है। क्लियर? दूसरी बात, बच्चों को जोड़ों में बैठाकर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? चर्चा कर रहे हैं बच्चे, और चर्चा कैसे होती है? चर्चा में या तो बोलेगा बच्चा या फिर सुनेगा। भाई एक बच्चा बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा सुनेगा, ऐसी तो चर्चा होती है। चर्चा में कोई पठन थोड़ी होता है। चर्चा में ये थोड़ी होता है, रुक जा भाई मैं जरा अपनी नोट्स देख लूँ तब बताऊंगा तुझे, हाँ अब ये बता। पढ़ के थोड़ी होता है, चर्चा में डिस्कशन होता है, थॉट्स अपने। तो चर्चा मौखिक रूप से होती है, इसमें पठन का विकास नहीं होगा। तो ए तो सही है, बी गलत है। आंसर आपका सेकंड ही सही गया। क्लियर? ए सही है, बी गलत है। राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम। सर जी जो डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं वो कैसे आएंगे? क्यों नहीं सकते? आप अपने माता पिता को या किसी भी घर के मेंबर को लेके आ सकते हैं। इस बार भी आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे जो दिव्यांग थे, इनाम भी लेके गए हैं। सेमिनार वाली वीडियो देखना, जिसने नहीं देखी, नए बच्चे भी, सेमिनार की वीडियो भी चैनल पे पड़ी है वीडियोस वाले सेक्शन में, उसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा। अब देखो इसने बोला श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। दूसरा ऑप्शन है वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना। तीसरा है शब्दों को लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना। और फोर्थ है अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लगता है आपको। लिखिए आंसर। बहुत बढ़िया। 600 लाइक होने में एक लाइक बचा है भाई, 599 हो गए। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 600 वाला लाइक पूरा करेगा। कमेंट को नीचे करके एक बार दबा दो जल्दी से। श्रवण की सबसे, श्रवण कहते हैं सुनने को, है ना। तो सुनने की सबसे बढ़िया विशेषता कौन सी है इनमें से? देखो, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। अच्छा एक चीज और, सुनने में या पढ़ने में अर्थ बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी ने कुछ बोला और उसका मीनिंग आपको पता नहीं चला तो आपने सुना थोड़ी है, फिर आवाज आई है आपको, सिर्फ सुना नहीं है आपने। सुनने में मीनिंग जरूर होनी है।
पढ़ने में भी यही बात होती है। आपने किसी चीज़ को पढ़ा और उसके मीनिंग को आप समझ गए तो पठन कहलाएगा। आपने पढ़ तो दिया लेकिन मीनिंग नहीं पता, तो आपने केवल उच्चारण किया है, पढ़ा नहीं है। पढ़ने में भी सुनने में भी अर्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अर्थ का होना ज़रूरी है। तो देखो 2 ऑप्शन में ही अर्थ आया है, अच्छा इसमें भी आया है, लेकिन इसमें आया है अपरिचित शब्द का अर्थ। जो शब्द आपको पता ही नहीं है, उसके अर्थ को आप समझ रहे हैं, तो ये सुनना थोड़ी हुआ। ये तो सीखना हो गया कि नया शब्द सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में परिचित शब्द भी तो पता चलने चाहिए आपको, है ना? शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उनका सही रूपों का प्रयोग, तो ये भी गलत जाएगा। क्यों गलत जाएगा? क्योंकि सुनने में व्याकरण का इस्तेमाल नहीं होता। अभी मैं आप मेरे पास खड़े हैं, मैंने आपसे एक बात बोली, भाई एक काम कर ज़रा सामने वाली दुकान पे जाके 1 समोसा और 2 चाय लेके आ जा ज़रा फटाफट से जाके। तो क्या आप ये कहेंगे समोसा स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? इन्होंने बोला कि सामने वाली दुकान, इसमें कौन-सा कारक लगा है? अच्छा, जाकर लाना, कौन-सी क्रिया लग रही है इसमें? ये सोचेंगे आप खड़े होके वहाँ? ये सोचेंगे आप? ये आता है दिमाग में? नहीं आता। श्रवण में ये सब चीज़ें नहीं आती। श्रवण में बस एक चीज़ होती है, जो बात उसने बोली है उसका मतलब मुझे समझ में आ गया। तो ये सब नहीं होता, ठीक है ना? अब बात ये है कि मतलब दोनों में आ रहा है अर्थ ग्रहण करना, लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत जा रहा है, क्योंकि इसने बोला मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को 1 मिनट, पहला ही सही है। मुख्य शब्दों द्वारा ही होता है। वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशागत अर्थ ग्रहण करना, इसमें जो आया है ना कोशागत, इसका मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश। तो शब्दकोश में उस शब्द का क्या अर्थ है, ये सब दिमाग में नहीं आता। दूसरी बात, वाक्य संरचना, तो संरचना आ गई व्याकरण के अंदर। तो व्याकरण का इस्तेमाल भी आप सुनते समय नहीं करते हैं। आप सीधे सीधे क्या करते हैं कि भैया मुख्य शब्द जो सामने वाले व्यक्ति ने कुछ शब्द बोले हैं, चाहे उसने आगे पीछे करके बोले हों, उसने बोला सामने वाली दुकान से 1 समोसा लेकर आओ, या वो बोले समोसा ले आना सामने वाली दुकान से, उसने तो उल्टे कर दिए शब्द, लेकिन बात फिर भी समझ में आ गई। तो कुल मिला के उसके जो शब्द हैं उसका अर्थ मुझे समझ में आ गया, मैंने सुनने की प्रक्रिया पूरी हो गई, मेरी बात खत्म हो जाती है। सुनने में कोई व्याकरण व्याकरण लगाने की या संरचना लगाने की या एबीसीडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। सीधा सीधा मतलब है कि जो सामने वाले ने बोला है उसका मतलब समझ में आ गया। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा, बस इतनी सी कहानी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसने बोला अर्थबोध की योग्यता या अर्थग्राह्यता में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है श्रवण और पठन, दूसरा है श्रवण और लेखन, तीसरा है पठन और लेखन, और डी ऑप्शन है लेखन और भाषण। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है आपको? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। अब देखो इसने बोला अर्थबोध की योग्यता यानी कि अर्थग्राह्यता। अब ग्राह्यता का मतलब हो गया ग्रहण करना, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल पूछे गए हैं आपसे। ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? ग्रहणात्मक कौशल वो होते हैं जिनके द्वारा आप बात को ग्रहण करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के विचार को ग्रहण करना। कैसे जानकारी को प्राप्त करोगे? जानकारी को ग्रहण करोगे या तो कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो आप सुन के ज्ञान प्राप्त करेंगे, या फिर लिखी हुई चीज को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं है, उसने आपको लिख के दे दिया, कुछ लेटर भेज दिया, या किसी व्यक्ति ने 100-200 साल पहले कोई किताब लिखी थी, आप वो किताब पढ़ रहे हैं, तो उस 200 साल पहले व्यक्ति की बात को आप प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके विचार को ग्रहण कर पा रहे हैं, है ना? तो 2 तरह से, या तो सुनेंगे या तो पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा ग्रहण ग्रहण करने में। अब 2 कौशल होते हैं जिनके द्वारा आप अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होंगे ये बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। अभिव्यक्त किस किस तरीके से करोगे? अपनी बात को, अपने मन के विचार को दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे? बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा ऑफिशियल है, प्रशासनिक भाषा है, शिक्षा के माध्यम की भाषा है, या फिर सह राजभाषा है? बताइए क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा?
स्पीकिंग और राइटिंग, यानी बोलना और लिखना। सही बात, सही जवाब। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसने बोला भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या स्थान स्थान मिला है इनमें से? राजभाषा, ऑफिशियल, पहला ऑप्शन ही सही जाएगा आपका। प्रशासनिक नहीं, माध्यम नहीं, सहभाषा भी नहीं। क्योंकि माध्यम की अगर बात करेंगे तो हिंदी नहीं बल्कि मातृभाषा कहेंगे, क्योंकि मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई और भी हो सकती है। ठीक है। अब इसी प्रकार से ये बताओ कि संविधान में अंग्रेजी को क्या महत्व दिया गया है? राजभाषा, ऑफिशियल, या फिर प्रशासनिक भाषा है, या शिक्षा के माध्यम की भाषा है, या सहराज भाषा है? बताओ, इंग्लिश को क्या स्थान मिला है? मैथ का क्लास कब होगा प्लीज़ बताइए। मैथ का क्लास कब होगा? अभी हम एक काम करने वाले हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी पेपर अब तक हुए हैं, तो टॉप 300 क्वेश्चंस उठा करके, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, 300 में सब कुछ ही आ जाता है। 300 क्वेश्चंस इनफ होते हैं एक सब्जेक्ट के, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 300 क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। मैराथन क्लास होगी हर सब्जेक्ट की अलग अलग। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? मुझे एक बार बताओ। अगर आप हाँ कहेंगे तभी होगी, ना कहेंगे तो नहीं होगी। मैराथन क्लासेस करने की चाह रहे हैं हम, वो भी PYQs की। और ये क्लासेस हर सब्जेक्ट की अलग अलग होगी, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ इसमें जो है मैराथन होगी, तो जाहिर है ये लगभग 6 से 8 घंटे, मान लो 6 से 8 घंटे की तो होगी ही कम से कम। तो डेली एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और एक एक करके सारे PYQs आपको सॉल्व करवा देंगे। उसमें आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे PYQs का एक्सप्लेनेशन विद आंसर की, विद ट्रिक्स, विद कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास एक प्लेलिस्ट बन जाएगी सारे सब्जेक्ट की, और आप उसको चाहें तो धीरे धीरे करके देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। अगर एक साथ नहीं देख पा रहे तो आप उसको 10 दिन में, 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे। बोलो यस और नो। जो चाहता है यस लिख दो एक बार कमेंट में। लंच बॉक्स लेकर आऊँगा, हाँ हाँ, लंच बॉक्स लेके आना। मैं तो खुद खुद कहता हूँ क्लास के बीच में ही अपना खाना पीना रख लो। सर जी CDP की क्लास कब से चले? अरे चल तो गई है यार, आज की तो थी CDP की क्लास। आई एम रेडी। कब से? हाँ वही तो तैयार कर, वही तो अभी पूछ रहा हूँ आपसे कि कब से। आप आज हाँ कहेंगे तो 2-3 दिन के अंदर अंदर प्लानिंग कर दूंगा, फिर रेडी कर दूंगा मैं। लेकिन लाइव आओगे ना सबके सब? कभी कहें कि हम तो बाद में देख लेंगे, बाद वाला कोई चक्कर नहीं, लाइव आना पड़ेगा, सबको देख लेना। चलो फिर, सब लोग रेडी हैं इसके लिए। तो कल हम डिस्कस करेंगे सारे टीचर्स के साथ और फिर इसको स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है? और टाइमिंग भी आप डिसाइड करना कि किस समय करना चाह रहे हो आप, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दोपहर में स्टार्ट कर दिया जाए या फिर शाम को स्टार्ट किया जाए, आप ये बता देना। दोपहर को स्टार्ट करें या शाम को स्टार्ट करें? शाम को करेंगे तो रात तक चलेगी, है ना? तो आप लोग बता दो, जैसे भी आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा को जो स्थान मिला है वो मिला है सहराज भाषा का, है ना? तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधियों का कार्यपत्रक करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में कौशल पुष्ट कर रहे हैं। पठन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल या लेखन कौशल? बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको। लिखो अपना अपना आंसर। क्या कह रहे हो, इवनिंग या दोपहर? दोपहर? कितने लोग हैं भाई दोपहर वाले, दोपहर को, शाम को? संडे भी नहीं? अरे एक ही दिन थोड़ी होगी, रोज होगी फिर।
संडे मंडे कुछ नहीं देखा जाएगा। शाम वाले ज़्यादा लोग हैं, अच्छा। शाम में, शाम वाले ज़्यादा लोग हैं। फीस कितना है सर? गारंटी बैच का ऐप पे जाके देख लो, वहाँ सब दिख जाएगा आपको। या फिर कॉल कर लेना, यहाँ इस नंबर पे कॉल कर लेना, एकेडमी का नंबर है, तो हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। देखो, इसने बोला है श्री अली, अली जो है वो टीचर है, वो अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। अब जाहिर है, देखो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है ना, रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। उसके बाद इस रिकॉर्डिंग के आधार पे ही बच्चों से कहते हैं कि इसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या तुमने सुना, क्या तुमने सारांश निकाला, उसको एक वर्कशीट पर लिखो। तो यहाँ वर्कशीट पर लेखन कौशल आ गया। अब बात ये बताओ मुझे कि इस प्रक्रिया में बच्चे का कौन सा कौशल ज्यादा परिपक्व हो रहा है, या बच्चे का कौन सा कौशल बढ़ रहा है, या जो अली हैं यानी टीचर हैं, वो बच्चे के कौन से कौशल को एनालाइसिस कर रहे हैं, ये बताना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि लेखन भी आ गया अब तो, क्योंकि बच्चे तो लिख भी रहे हैं, और श्रवण भी आ गया, सुन भी रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन बात हो रही है सुनने की। अब क्यों हमने लेखन को क्यों छोड़ा, वो समझेंगे। क्योंकि जो मेन उद्देश्य है वो था सुनाना। पहले बच्चे को रिकॉर्डिंग सुनाई गई, बच्चे ने ध्यान से सुना। अब जो लेखन करवाया गया है, वो लेखन इसलिए करवाया गया है ताकि हम ये जान सकें कि बच्चे ने बात को सही से सुना है या नहीं। तो ये जो लेखन हुआ है ना बाद में, ये उस श्रवण का टेस्ट था कि मैंने तुम्हें कोई बात सुनाई और फिर मैंने बोला कि अब उसके बारे में लिख के बताओ मुझे क्या क्या सुना है तुमने। तो इससे मुझे ये बात पता चलेगी कि तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। तो यहाँ बच्चों के सुनने वाले कौशल को ही टेस्ट किया गया है बस। बात यहाँ श्रवण कौशल बढ़ाने की ही हुई है। समझ में आई कहानी? चलो आगे आओ। उपचारात्मक शिक्षण में पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और फोर्थ है विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखिएगा। चलो 800 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, लास्ट लाइक बचा है। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 800 वाला लाइक पूरा करेगा। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो अच्छे बच्चों की तरह, जल्दी से फटाफट। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। बाकी विद्यार्थियों को नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए नहीं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अब इसका मतलब भी समझ लो। देखो, एक होता है निदानात्मक परीक्षण। ये जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, ये जब आप कोई क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट का आपका पीरियड है जो क्लास का होता है, हिंदी पढ़ा रहे हैं आप या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ जो भी है, 45 मिनट का आपको टाइम मिला है एक टीचर को। तो 45 मिनट में से आपने 35 मिनट उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, और लास्ट के जो 10 मिनट बचे उसमें बच्चों का टेस्ट ले लिया आपने कि बच्चों बताओ आपको इस चैप्टर में क्या क्या रह गया है, या बच्चों से चर्चा कर लिया आपने कि बताओ कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछ लो। तो वो जो लास्ट में आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वही आपका निदानात्मक परीक्षण है। क्योंकि उस एक्टिविटी के माध्यम से आप ये जांच कर रहे हैं कि बच्चे की कहीं कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट बच्चे का छूट तो नहीं गया, या कोई सवाल तो मन में नहीं रह गया बच्चे का। अब जब आपको ये बात पता चल जाती है कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई है, कहाँ कठिनाई बच्चे को आ रही है, कौन सा डाउट रह गया है, उन डाउट्स को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए जब आप दोबारा पढ़ाते हैं, तो उस दोबारा पढ़ाने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ उपचारात्मक शिक्षण का? जो बच्चे की कमियां रह गई थी, या जो बच्चे की परफॉर्मेंस थी, या जो कॉन्सेप्ट था, उसमें सुधार करना। यही तो कह रहा है, निष्पादन में सुधार करना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर में उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है? अक्षर, लय, स्वर शैली या विराम? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा?
सर जी गारंटी बैच का चार्ज कितना लेते हैं, प्लीज़ कंफर्म बोलिए, आई एम रेडी। पवन कुमार जी, गारंटी बैच का जो चार्ज होता है ना, वो 6000 है विद डिस्काउंट। लेकिन इस समय पे थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि अभी अभी ऑफर निकला था। तो डिस्काउंट के बाद आपको लगभग ये जो है 4100 रुपये का इस समय पे मिल रहा है। लेकिन ये आई थिंक इसकी कम ही सीट थी, तो फुल होने वाली होंगी, मुझे लगता है हो भी गई हो, क्या पता। आप कॉल कर लो इस नंबर पे, ये जो नंबर है यहाँ पे दिया है, इस नंबर पे कॉल कर लो। एक और नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लो। इनमें से दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लो। हमारी टीम है, एकेडमी में बैठे हैं वो लोग, कॉल उठाने के लिए ही होते हैं वो लोग। वो आपका कॉल उठाएंगे और आपको समझा देंगे सारी प्रक्रिया कि एडमिशन कैसे होगा आपका, ठीक है। इसमें गारंटी रहती है आपकी, 100% पास होंगे आप। 100% रिजल्ट रहता है इस बैच का, कोई बच्चा फेल नहीं होता। तो अगर पहले अटैम्प्ट में किसी को पास करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। स्वर में उतार और चढ़ाव जो कहलाता है वो होता है आपका लय। स्वर का मतलब होता है आवाज़ या ध्वनि, और ध्वनि में आप कितनी ऊंचाई से बोलते हैं। जैसे सिंगिंग में करते हैं आप, कहीं पे बहुत तेज बोलते हैं, कहीं पे धीरे, तो उसको कहेंगे लय, आपका रिदम कहते हैं उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। दूसरा ऑप्शन है इससे हमें खुशी मिलती है। तीसरा ऑप्शन है इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। और फोर्थ है इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में जल्दी से लिखेंगे आंसर। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर, और लाइक करते रहो सब लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि हमारे 1000 लाइक पूरे होने वाले हैं, बट अभी हुए नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी 1000 लाइक पूरे कर दो। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है, या 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का बच्चा है, तो उससे बात करना क्यों ज़रूरी है। क्या इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो तो वैसे भी आ जाएगी। बंदर जैसा मुंह बना के दिखा दो, बच्चा हंसने लग जाएगा, है ना। मुस्कुराहट लाना उद्देश्य नहीं है। इससे हमें खुशी मिलती है, मतलब अपनी खुशी के लिए। तो तुम्हारी खुशी की डॉक्टर को या वैज्ञानिक को तुम्हारी खुशी की क्या पड़ी है। वो बच्चे के बारे में सोच रहा है, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। कि तुम बच्चे से बात करोगे, अले ले मेरा बाबू पोटी कर ली तूने, कोई बात नहीं हम धोएंगे। तो ये तो खुशी खुशी वाली बात हुई नहीं। इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत हो जाती है, ये असली कारण ये है। और इसका असली कारण है भाषा अर्जन। क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद भाषा अर्जन शुरू कर देता है, यानी चारों तरफ के लोगों को सुन सुन के भाषा की ध्वनियाँ दिमाग में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे भाषा की ध्वनियाँ जो है वो सीखना शुरू हो जाती हैं। शब्द संपदा तो बहुत बाद की बात है, जब बच्चे को भाषा आ चुकी है, अब वो अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएगा। क्लियर हो रही बात कुछ। जी चलो, अगला प्रश्न क्या है। मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है किस चीज़ में, रचनात्मक विचारों के सृजन में, मस्तिष्क पर बल देने में, प्रश्न पूछने में, या प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट में लिखो अपना आंसर। देखिए, मानस मंथन विधि, मानस मंथन का मतलब होता है दिमाग की चक्री घुमाना, है ना। इसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग, यानी दिमाग की बत्ती जलाना। कुल मिला के हम जैसे आम भाषा में कहते हैं ना, दिमाग का इस्तेमाल करो यार, तो हम आम भाषा में तो ये बोल देते हैं दिमाग पे जोर डालो, जबकि ये गलत तरीका है। दिमाग पर जोर डालने का क्या, 10 किलो का पत्थर थोड़ी रखेंगे सर के ऊपर कि जोर डालो इस पे।
दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग को खोलो, है ना, नए विचार उत्पन्न करो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इसलिए होती है ताकि आपके दिमाग में कुछ नए विचार उत्पन्न हो। तो रचनात्मक विचारों की सृजन में आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग काम आती है। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है तो आप कहते हैं ना यार थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, कुछ तो आइडिया आएगा, कुछ तो आइडिया आएगा, है ना। दबाव नहीं डालना, मस्तिष्क पर बल देना है। क्या बच्चे का दोनों तरफ से पकड़ के दबा दो क्या ऐसे करके, हाँ नहीं। प्रश्न पूछने में प्रतिपुष्टि के लिए भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती, फीडबैक के लिए नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, दूसरा है कहानी सुनाना, तीसरा है कार्य आधारित पद्धति, फोर्थ ऑप्शन है भूमिका निर्वाह करना यानी कि रोल प्ले। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखिएगा। वेरी नाइस। आज किस किस की पहली क्लास है भाई, जरा बताओ। कौन कौन है जिसकी पहली क्लास है आज? फर्स्ट क्लास जिन लोगों की है कमेंट में रेड वाला दिल भेजो जल्दी से। कौन कौन है? लिख दो कमेंट में, रेड वाला दिल छोड़ो, कमेंट में लिख के बताओ कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है। कौन कौन आज नए बच्चे हैं, ज़रा देखते हैं कितने लोग हैं। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? वो होती है आपकी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इस विधि में आप बोलने के साथ साथ एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्टिविटी भी कर रहा हूँ। मैं जैसे बोलता हूँ, पता है वहाँ इतना ऊंचा पहाड़ था कि उसको देख के ना मज़ा ही आ गया, और वो इतनी बोलती है, बकर बकर करती है ना। ऐसे एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, और पता है वहाँ इतना बड़ा हाथी था, इतना मोटा हाथी, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, इसी को हम भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जब आप बात करने के साथ साथ इशारे, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी को समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। और वही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना जी। देखूं जरा कौन कौन है नए बच्चे आज। मैं हूं सर निरूपा कुमारी, अच्छा, विशाल, PSK, खातून सोफिया, उम्मे हानिया, अच्छा, हमारी फर्स्ट क्लास है कशिश, मेरी मेरा दूसरा क्लास है खुशनुमा, ममता, नुसरत जहां। मेरा कमेंट देखिए, क्या नाम है, आदित्य, देख लिया भाई तुम्हारा कमेंट। तो मतलब नए बच्चे भी हैं आज क्लास में, चलो कोई बात नहीं, अब बढ़िया जगह आए हो आप, लगातार पढ़ाई करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। देखिए आगे है आपका, इसने बोला कौन सी पद्धति विद्यार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? संज्ञानात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, सॉरी रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या व्याकरण अनुवाद विधि? बताओ इनमें से कौन सी विधि है जो वाचन कौशल में मदद करेगी? लिखो अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला कौन सी पद्धति है जो शिक्षार्थियों को वाचन कौशल में, वाचन का मतलब होता है बोलना, और बोलना किस में आएगा भाई? संप्रेषण में, क्योंकि संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। तो संप्रेषणात्मक उपागम जो है, उपागम का मतलब विधि ही होती है, इसको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विधि और उपागम में 10% के अंतर है, बाकी एक ही होते हैं, है ना। तो संप्रेषणात्मक विधि जो है, इसमें बातचीत करी जाती है, और जितना ज़्यादा आप बातचीत करेंगे बच्चे के साथ उतनी जल्दी वो बोलना सीखेगा। संरचनात्मक उपागम जो होता है, ये भाषा की बारीकियां जानता है। इसके अंदर बच्चा भाषा की बारीकियां सीखता है, कहाँ पे क्या शब्द आएगा, है ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ही खाना खा रहा हूँ, क्या अंतर हुआ? ये भाषा की बारीकी है, छोटी छोटी चीज़ों को जानना। रचनावाद क्या है? जिसमें बच्चा करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, उसको रचनावाद कह देते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है? जिसमें ट्रांसलेट करते हैं आप, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना। जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा रहे हो, तो उसको कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, तो यहाँ जो विधि इस्तेमाल हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि से सीखेगा बच्चा।
समझ गए? चलो अगले प्रश्न पे आओ। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ने का क्या मतलब है भाई? पहला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। दूसरा ऑप्शन है किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना है। तीसरा ऑप्शन है किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की जाने वाली पठन प्रविधि है। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखिए अपना अपना आंसर। और 1,000 लाइक हमारे होने ही वाले हैं भाई, तो जल्दी से बताओ कौन पूरे करेगा 1,000 लाइक। देखिए इसने बोला पठन कौशल में बारीकी से पढ़ने का क्या मतलब है। देखो बारीकी से पढ़ना जो होता है ना, वो होता है कि आप हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार हम जैसे अखबार पढ़ते हैं तो बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते, अखबार पे तो हम मोटी मोटी हेडिंग्स देखते हैं। हाँ ठीक है, न्यूज़ समझ में आ गई, पलट देते हैं पन्ना, हेडिंग देखेंगे, कोई हेडिंग पसंद आएगी तो उसके नीचे का पैराग्राफ पे नज़र मारेंगे, वो भी हर शब्द को नहीं पढ़ते, वो तो सरसरी तौर पे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब, अब तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। जब किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं किताब में, तब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला प्रश्न का उत्तर मुझे किताब में ढूंढ के बताना है, तब आप हर लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, यार कहाँ हो सकता है, किस पेज पे हो सकता है। तो ध्यान लगा करके बारीकी से पढ़ना उसको कहेंगे जब आप बहुत अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। तो भाषा के चारों कौशल से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बात तो सिर्फ पठन की है। पठन तो एक ही कौशल हुआ ना, तो चारों का तो मतलब ही नहीं बन रहा। किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना है और उसके मुख्य विचार को नहीं, मुख्य विचार को भी नहीं करना। अगर आप केवल सारांश ही पढ़ना चाहते हैं तो ये भी सरसरी तौर पे पढ़ लिया आपने। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्य या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग हो रही है, ये सही जाएगा आपका। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि मैं आपसे कहूं कि एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ के दिखाओ किताब में, तब आप बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना, यानी पूरा पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ लिया आपने तो पूरा पैराग्राफ तो ध्यान समझ नहीं आएगा ना, और ना ही आपको हर शब्द का पता चला, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। समझ आया? चलो आगे आओ। अगला प्रश्न है उपागम यानी कि पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं। पहला ऑप्शन है क्या पढ़ाएं, दूसरा है कैसे पढ़ाएं, तीसरा है किसे पढ़ाएं, और चौथा ऑप्शन है कहाँ पढ़ाएं। बताओ जी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको, कमेंट में जल्दी से अपना उत्तर लिख दो। बहुत बढ़िया, 1,000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई, 999 लाइक हो चुके हैं। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 1,000 वाला लाइक बटन दबा रहा है, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार दबा दो बटन, जिसने भी नहीं किया लाइक बटन दबा दो। उपागम हमें क्या बताते हैं, यानी जो आप टीचिंग मेथड की बात करते हैं ना, जो आपको बीएड डीएलएड में बहुत सारी विधियां पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि व्याख्यात्मक मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो अलग अलग प्रकार की विधियां, ये आपको क्या बताती हैं, क्या पढ़ाएं ये बताती है नहीं। पढ़ाना तो क्या पढ़ाना है ये तो सिलेबस बताएगा, सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने का तरीका बताती हैं आपको। किसको पढ़ाना है, गांधी जी को पढ़ाना है नहीं भाई, अरे बच्चों को ही पढ़ाना है ना। कहाँ पढ़ाना है, घर की छत पे बैठ के पढ़ाना है, टंकी के ऊपर बैठ के पढ़ा लो आप, है ना। तो ये भी नहीं होगा, कैसे पढ़ाना है ये आपको मेथड बताएंगे। जैसे 3 इडियट में बोला था ना आमिर खान ने, जब वहाँ उसके प्रिंसिपल ने उसको बोर्ड पे खड़ा कर दिया था, उसने अपने दोस्त के नाम लिख दिए थे और किताबों में लग रहे सब, तो आमिर खान ने लास्ट में क्या बोला था कि सर मैं आपको इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, है ना। तो वो है पद्धति, उपागम। चलो जी आगे बढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का क्या उद्देश्य है।
पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान उपलब्ध कराना है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना है। तीसरा है शिक्षण में सबल पक्ष और कमियों का निदान करना है। फोर्थ ऑप्शन है त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना है। बताओ जी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? लिखेंगे आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। जी, तो इसने बोला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का क्या उद्देश्य है? भाई आकलन क्यों करते हैं बच्चों का आप? क्या बच्चों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना आपका उद्देश्य है, फीडबैक देना है? लेकिन क्या पता इसमें और भी चीज़ें निकल के आ जाएं, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। विद्यालय प्रशासन प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना है? नहीं। शिक्षण में सबल पक्ष और कमियों का निदान करना है? गलत हो जाएगा, क्योंकि निदान जो होता है वो कमियों का तो ठीक है, जो पहले से ही मजबूत पक्ष है उसको ठीक करेंगे क्या आप? भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो बीमारी नहीं थी उसकी दवाई थोड़ी देगा, वो जो बीमारी है बस उसकी की देगा ना। तो निदान उसी का होगा ना जो कमियां हैं। त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें सही करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें सही करना, केवल निदानात्मक आकलन होगा, पूरा का पूरा नहीं हुआ। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना ही सही आंसर होगा। फीडबैक देना, क्योंकि आकलन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि फीडबैक दिया जा सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये प्रश्न उल्टा है? इसमें 3 ऑप्शन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, हालांकि चाहे 100% नहीं है, और ये भी कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है। इसको अगर हम निगेटिव कर दें ऑप्शन को, वैसे देखो अगर ये सेम ऐसा ही प्रश्न है तो पहला ऑप्शन इसका राइट जाएगा, है ना? क्लियर है बात, पहला ऑप्शन राइट जा रहा है। अगर किसी वजह से इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हुई और क्या उद्देश्य नहीं है ये आपसे पूछ लिया गया, तो सीधे सीधे इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। बस दोनों तरीके से याद कर लो इसको। अगर सेम प्रश्न पॉजिटिव है तो पहला ऑप्शन, और अगर निगेटिव है तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। चलिए अभी बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। सर हम 5.0 का बैच लिए हैं, कब तक चालू होगा काजल? आज तारीख क्या है? 17 तारीख है। 21 तारीख के आसपास आपका बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी एडमिशन ही चल रहे हैं, नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो 21 तारीख के आसपास आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। चलो अपना आंसर बताओ। और हमारी जो लाइव क्लास का समय रहता है यूट्यूब वाला, यूट्यूब पर लाइव का समय है 7 बजे शाम को, ठीक है ना? तो आपको डेली शाम 7 बजे हमारे साथ में जुड़ना है। और जो PYQs की मैराथन की ये बात हमने की थी उसका टाइम अभी डिसाइड नहीं करा है हमने। जो अभी हम थोड़ी देर पहले PYQs की मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका टाइम टेबल अभी डिसाइड नहीं किया। तो या तो उसको शाम को 3 बजे से या 4 बजे से स्टार्ट करा करेंगे, है ना? क्योंकि आपने बोला दोपहर में तो करनी नहीं है, तो शाम से स्टार्ट करनी है। तो 4-5 बजे स्टार्ट करेंगे तो 10 बजे तक 11 बजे तक रात को ख़त्म हो जाया करेगी। वो सही टाइम रहेगा, आप सो भी सकते हैं फिर। अब देखिए इसने बोला निम्नलिखित में से सही कथन चुनो। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा आएगी? नहीं, क्योंकि प्रथम भाषा तो घर में आ रही है, प्राकृतिक ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। प्रथम भाषा विद्यालय में आएगी? नहीं। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि आप घर परिवार में ही सीख लेते हैं सुन सुन के भाषा अर्जन के द्वारा। प्रथम भाषा बच्चों में सचेतन प्रयास से आएगी? नहीं। सचेतन प्रयास से तो अधिगम करते हैं आप, स्कूल में जाने के बाद जब बच्चा पढ़ता है तब मेहनत करके पढ़ता है। ऐसे तो बच्चा घर वाली जो भाषा है प्रथम भाषा वो तो ऑटोमेटिक आ जाती है, सुन सुन के बच्चा सीख लेता है उसको। क्लियर है बात? चलो जी,
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है आपकी। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ लो जल्दी से। और मैंने आपको बता ही दिया है। और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अगर जानना चाहो तो मैं बता दूं। कमेंट में बोल दो, यस बोल दो, अगर सुननी है तो बता दूंगा। हाउ मच मार्क डिड यू गेट, किससे पूछ रहे हो? 4.0 वालों को 5.0 मिलेगा, उसकी चिंता मत करो आप, वो आपको मिलेगा। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी। थैंक यू, बहुत मस्त क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम कैसे सीटेट की तैयारी करें? कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दे लो आप, 2-4 दिन की, 10-5 दिन की छुट्टी ले लो, हो जाएगा, मैं आपका करवा दूंगा, टेंशन ना। अच्छा, सबके यस भी आ गए। तो खुशखबरी जाननी है? खुशखबरी आपके लिए ये है, बहुत बढ़िया वाली खुशखबरी है आपके लिए, पता है। और वो ये है कि सीटेट के ऊपर, सीटेट वर्सेस टेट, एक वेब सीरीज़ आने वाली है हमारी। हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं ऐसे टीचर एकेडमी की तरफ से, शादाब आलम चैनल पर एक वेब सीरीज़ आएगी जो होगी सीटेट वर्सेस टेट। यानी सीटेट और टेट, यानी टीचर्स लाइफ को उसमें दिखाया जाएगा। जो टीचर बनने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या क्या स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, गरीब बच्चों को क्या स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, दूसरे शहर में आगे कोचिंग करते हैं तो क्या क्या दुविधाएं आती हैं, और पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको सॉल्व करें, इस बेस पे आपकी ये वेब सीरीज़ होने वाली है। तो बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए? वाह सर, आपके शेर बहुत उम्दा है जी, सुपर डुपर क्लास। बताओ कौन कौन जो है वेब सीरीज़ देखने के लिए रेडी है, कौन कौन एक्साइटेड है? सर मैं देखूंगा, संजू, वाह। सर मेरी स्टोरी लगी ये सीरीज़, नहीं वो तो सभी की स्टोरी है, आपकी अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स बेस्ड है। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं, इंडिया में पहली बार ये सीरीज़ बन रही है। टीचर्स के ऊपर आज तक एक भी सीरीज़ नहीं बनी। यूपीएससी के ऊपर बनती है, पुलिस के ऊपर बन जाती है, क्राइम के ऊपर बन जाती है, सब चीज़ों के ऊपर बन जाती है, लेकिन टीचर के ऊपर आज तक कोई सीरीज़ किसी ने नहीं बनाई है। इसलिए टीचर्स के ऊपर हम बनाएंगे। हम भी तो दिखाएंगे ना लोगों को, जो बाकी दुनिया है उनको, कि टीचर की क्या रेस्पेक्ट होनी चाहिए, टीचर्स का भी एक स्ट्रगल होता है। क्योंकि लोग टीचर को बड़े हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इनका एग्ज़ाम तो बड़ा आसान है, कोई भी कर लेगा, ये वो है ना। तो टीचर्स की लाइफ पे भी बात होनी चाहिए। यस सर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए। कब आ रही है? आपसे हम मोटिवेशन मिलता है जी, बिल्कुल। अच्छा, वेब सीरीज जो आएगी वो दूसरे चैनल पे आएगी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने आपको नाम बताया है, शादाब आलम नाम है उस चैनल का, है ना। कब आएगी वेब सीरीज? अभी चल रहा है आपका जून, और जुलाई के एंड में, मान लो आप जुलाई के एंड में वेब सीरीज आ जाएगी आपकी, जुलाई में आ जाएगी। बाकी जो है चैनल मैंने आपको बता ही दिया है, आपको दिखा भी देता हूँ। आप जैसे यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मेरा नाम, ठीक है, शादाब आलम लिख के सर्च करना है। तो जैसे ही आप चैनल सर्च करेंगे, देखो यहाँ वैसे कई एक कोई और भी आ सकता है, तो मेरा फ़ोटो पहचान लेना। ये फ़ोटो लगा है ब्लैक वाला, शादाब आलम लिखा है चैनल पे, इस पे आप जाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। ये चैनल, तो इस वाले चैनल पे आपकी वेब सीरीज़ आएगी। वी आर इन सर्विस टीचर, तो हम लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर दिखाइएगा, 100%। जो इन सर्विस टीचर हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और उनको भी सारी चीज़ें उनकी दिखाई जाएंगी। मैं देखूंगी और इंस्टा व्हाट्सएप स्टोरी लगाऊंगी, बहुत बढ़िया। लगाना ही है, सबको शेयर करना है, सब लोग शेयर करेंगे तभी लोग जानेंगे आपके बारे में।
क्या अमित सर भी होंगे वेब सीरीज में? अरे अब क्या सब लोगों से एक्टिंग करवाओगे क्या आप लोग? सब लोग एक्टिंग थोड़ी करते हैं। लेकिन हाँ, टीचर वाला रोल कहीं कहीं टीचर का जो रोल आएगा वो कर लेंगे वो। बाकी तो उसमें एक्टर्स रहेंगे, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर सर वेब सीरीज के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। सर ऑफर का डेट बढ़ेगा क्या? बढ़ा देंगे जैसा आप चाहें। अरे ऑफर मिल जाएगा आपको, कर लो, कॉल कर लो, मैंने नंबर दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। चलो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस चैनल को जाके एक बार रीच आउट करो। बाकी इस पे भी मैं ब्लॉग भी डालूंगा, वेब सीरीज़ के बारे में। ऑफिस का ब्लॉग आएगा तो वो भी इस पे आ जाएगा, देख लेना। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक सभी को।